हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, कल हमने पढ़ाया था अबाउट मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हमने क्या बताया था? प्रोडक्ट इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, यानी P इक्वल टू मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से। एंड P इक्वल टू मास m इंटू वेलोसिटी B। इंटू का साइन नहीं लगाना है, तब भी इंटू ही यहाँ पर है ये। ठीक है, यानी मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ये होता है। इसका हमने यूनिट क्या बताया था? तो मोमेंटम का यूनिट होता है मास का यूनिट इंटू वेलोसिटी का यूनिट, और मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका क्या होगा? यूनिट होगा। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन, यानी मोमेंटम आल्सो हैव डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। देखो, अगर इसको वेक्टर के रूप में लिखें डायरेक्शन के रूप में, तो इस तरीके से लिखा जाता है। पी के ऊपर एक एरो लगा के वेक्टर मास टू वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मोमेंटम। इसके बारे में कल हम तुम्हें पढ़ा दिए थे। नाउ अ सेकंड, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए मानकर चलो कि हमारे पास कंसीडर करो कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। ठीक है, ये इनिशियल शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। हमने पिछले चैप्टर में इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी के लिए कौन सा सिंबल यूज करा था? u, यानी दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। हमने इस बॉडी पर क्या अप्लाई कराया? फोर्स। जब हम फोर्स से अप्लाई कराएंगे तो ये बॉडी का क्या है? आगे आकर के इसके क्या है? वेलोसिटी विल चेंज। आफ्टर सम टाइम ए पॉइंट पर, ए पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी u है, और जब बी पॉइंट पर रीचेस हुई तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। ठीक, इसको हम इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं और इसको फाइनल पोजीशन, यानी उसकी शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? v। ठीक है, बॉडी का मास क्या है? m। ठीक, ये कब होगा संभव? ये जब होगा जब हम बॉडी पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की क्या चेंज होगी? वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ओके, मतलब यहाँ पर ये है बॉडी का ए से बी तक वेलोसिटी u से v चेंज होने में हम ये ले लेते हैं कितना टाइम लगा? t। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी पर क्या लगाया हमने? एक फोर्स। ओके, सो यहाँ पर देखें, वो कहता है न्यूटन सेकंड लॉ में, न्यूटन सेकंड लॉ का मतलब ये है कि बॉडी का जो वेलोसिटी का चेंज हुआ, और जब वेलोसिटी का चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? बोलो, मोमेंटम में। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो किस में चेंज आएगा? बॉडी के मोमेंटम में। तो मोमेंटम का चेंज अगर हम मालूम करें तो यहाँ पर क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम का चेंज कितना कब ज़्यादा होगा? जब हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी, और जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उतना ही मोमेंटम भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम्स का मतलब चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो आएगा। और केवल फोर्स जो है वो मोमेंटम के चेंज पे ही निर्भर नहीं करेगा, है ना, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कितना तेजी से हो रहा है, स्लो और फास्ट। जितना ज़्यादा तेजी से वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स से अप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा तेजी से होगा तो टाइम क्या लगेगा? कम। यानी फोर्स, है ना, और जब द स्लो मोमेंटम का चेंज होगा, धीरे धीरे वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फोर्स का संबंध
चेंज इन मोमेंटम से ही नहीं है वेलोसिटी से, बल्कि इस बात से भी है कि वो वेलोसिटी का चेंज मींस मोमेंटम का चेंज टाइम के साथ कैसे हो रहा है। अगर ज़्यादा सा फास्ट होगा तो टाइम कम लगेगा, यानी ज़्यादा फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा, और कम फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एंड दिस चेंज इन मोमेंटम इज टेकन विथ टाइम। ओके, टाइम इंटरवल या ड्यूरिंग टाइम। ओके, तो दिस इज कॉल्ड योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यही क्या है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का रिलेशन है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ, क्या कहेंगे इसको, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। बॉडी पर हम जो फोर्स लगाएंगे वो चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ किस तरीके से उस पर डिपेंड करेगा। यानी दिस फार्मूला इज शोज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इज व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टाइम रेट, ठीक है, ये लिखेंगे हम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied, और ये भी applied क्या होना चाहिए, external force, applied external force। ठीक है, this is, ठीक, यानी दिस फार्मूला, इसके बाद क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा। अगर हम फोर्स को, ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ड्राइव हम इसको अभी आगे करते हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ एंड दिस इज रिलेशन। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, नाउ अब हम इसका देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे, है ना, इसका हम प्रूफ कैसे करें। ठीक है, इसी के आधार पर हमें एक प्रूफ करना है, और दूसरा भी रिलेशन देखो वो कैसे करते हैं। टाइस को देखो। सो नेक्स्ट पॉइंट, फिर से एक बार, ठीक है, एक बहुत वेल नोन रिलेशन हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बेस पर, सुना होगा तुमने, फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू, हाँ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। ये देखो आज हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ एक बार फिर से लिखें, है ना, और इसमें लिखें डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ F इक्वल टू ma। न्यूटन्स के सेकंड लॉ की मदद से हम ये फार्मूला निकालेंगे कि फोर्स इक्वल टू, यानी F इक्वल टू ma मीन्स फोर्स इक्वल टू मास, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो हम इसको ड्राइव करते हैं आज। ठीक है ना, नोट करते चलो ये सब। हाँ देखें, इसको ड्राइव करें। ठीक, बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा रिलेशन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सब मैकेनिक्स की, है ना। इन्हीं से पूरा मैकेनिक्स बहुत क्लियर हो जाएगा, पूरा फिजिक्स तुम्हारा। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सब लगते हैं। देखना जरा, हम ये कंसीडर कर लेते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, हम एक कोई ये बॉडी ले लेते हैं, इसका मास m है। ओके, दिस बॉडी इज इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u। ठीक, हमने इस बॉडी पर अप्लाई किया फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से इसकी ये वाली पोजीशन क्या ले लेते हैं हम, ए पोजीशन में बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक, u है। और थोड़े टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी, है ना, फोर्स अप्लाइड करने से आफ्टर टाइम t इस फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। ठीक, ओके, टाइम कितना लगा u से v वेलोसिटी होने में, t टाइम। ठीक, टाइम कितना ले लिया हमने, t। अब जरा देखें, हम तुमसे कहें इनिशियल मोमेंटम, अगर हम कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बॉडी का बताओ, तो बोलो क्या होगा। मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम के लिए हम फार्मूला यूज कर, सिंबल यूज कर लेते हैं P1 इक्वल टू, यस, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है m, और वेलोसिटी क्या है u, यानी m इंटू u। ओके, सबको समझ में आ रहा है। ये इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिखने का तरीका है 1 पॉइंट पर, तो 1 ले लेंगे इसके नीचे। इसी प्रकार से
आफ्टर टाइम टी फाइनल मोमेंटम बी पोजीशन में, देखो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम बॉडी का कितना होगा, इसको सिंबल ले लें P2। ओके, P2 इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, फिर से मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज v, सो मास इनटू वेलोसिटी v। ओके, हम तुमसे कहते हैं कि टी टाइम में बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ। देखो बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ एंड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी चेंज हुई तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो गया P1 से P2। ठीक, सो निकालें नेक्स्ट स्टेप, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आएगा, इसको एक सिंबल यूज कर लेते हैं हम, चलो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू ही ले लेते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मीन्स P2 माइनस P1। ओके, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, mv माइनस mu, क्या हम यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं, yes, तो क्या बचेगा v माइनस u। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम, और ये चेंज इन मोमेंटम क्या निकला, P2 माइनस P1। ठीक है, अब हम ये मोमेंटम का चेंज कितने टाइम में हुआ बोलो, t टाइम। सो नेक्स्ट स्टेप, द रेट ऑफ टाइम रेट है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम के चेंज होने का रेट निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू दिस इज योर P2 माइनस P1 एंड डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा तुम्हारा, इक्वल टू mv माइनस u, ये क्या निकला, mv माइनस u एंड डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, ये आएगा। देखो जरा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है दिस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। सो वाई न्यूटन सेकंड लॉ, वाई न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज इक्वल टू फोर्स, है ना, ये पूरा किसके इक्वल बन गया तुम्हारा, फोर्स के इक्वल। तो इस पूरे को हम डायरेक्टली काहे के बराबर मान लेंगे, है ना, फोर्स के बराबर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक, तो ये भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फोर्स F के। चूंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स इसके भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल निकला है। तो फोर्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शनल, ओके, फोर्स प्रोपोर्शनल mv माइनस u अपॉन t। ठीक, और फोर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, F से। अब यहाँ से हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना, ठीक, इससे ऊपर ले लेते हैं। नाउ सो नेक्स्ट स्टेप इज, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप इज फोर्स F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जरूर एग्जामिनेशन में आते हैं सब। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन तुम्हारे NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगेंगे सब। सो F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u अपॉन t। नाउ बता सकते हो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t दिस बिकम्स एक्सेलरेशन a, है ना, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मोशन चैप्टर में। दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम t। सो सब्स्टिट्यूट हियर F proportional to mass m into this becomes your acceleration a. This is the relation F proportional to m into a. ठीक, m is the mass of body and a is the acceleration. ठीक, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो देखो सभी लोगों के लिए नई चीज़ होगी, है ना, अभी 9th क्लास में आए हो। F जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट लिया k, तो F बराबर k इंटू एम इंटू ए, ऐसे का ही ऐसा। ठीक, ये आ गया तुम्हारा रिलेशन F इक्वल टू k इंटू एम इंटू ए, और k की वैल्यू यहाँ पर अगर हम m को, m इज मेजर्ड इन किलोग्राम, ठीक है, एक्सेलरेशन a इज मेजर्ड इन, बोलो यूनिट क्या होता है इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट जो है k, इसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 1 ले लेते हैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी।
ठीक है, यानी इस सिस्टम ऑफ यूनिट में जहां मास को किलोग्राम में और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं तो के की वैल्यू क्या होगी 1, यानी एफ इक्वल टू योर मास इंटू एक्सेलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, तुम्हारी किताब के बहुत से सवाल इससे फार्मूले की मदद से लगेंगे। सो नोट डाउन दिस, इसको अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट कर लें और इसके हर स्टेप को एक बार फिर समझ लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, एफ इक्वल टू एम ए, मतलब क्या निकला रिलेशन हमारे पास, इसको हम कैसे लिखेंगे वर्डिंग में, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज। अब इस रिलेशन का मतलब समझो, हम इस रिलेशन का मतलब समझते हैं। एम मास की बॉडी में अगर हमें ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा बॉडी पर, फोर्स, है ना, और वो फोर्स होगा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स अप्लाइड करने से बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या हो जाएगी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज। राइट, ध्यान रखना, यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर फोर्स जीरो है ना, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये अगर इसको हम जीरो रखेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्योंकि बॉडी का मास तो जीरो हम नहीं लेंगे। ठीक है, बॉडी अगर होगी तो उसमें मास तो होगा ही, यानी इफ एफ इक्वल टू जीरो मतलब ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस है, अभी हम बताते हैं। ठीक है, देखो, है ना, देखना फिर से एक बार। मतलब इसका ये है, एफ इक्वल टू एम ए, अगर हम बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो बॉडी का बताओ क्या होगा, बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, या तो बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो बॉडी की वेलोसिटी भी जीरो हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, है ना, यानी एक्सेलरेशन जीरो मीन्स नो चेंज। ठीक है, नो चेंज इन वेलोसिटी, और नो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि v इज कांस्टेंट। ओके, यानी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या बताओ, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है या नहीं है, बिल्कुल ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। अगर बॉडी पर कोई फोर्स काम ना करेगा तो बॉडी या तो रेस्ट में होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। यानी कहीं ना कहीं हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको अराइव कर लिए। ठीक है, सो दिस इज योर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब कुछ और चीज़ें इसी में है, देखो जरा, देखते हैं हम लोग ना। एफ इक्वल टू एम ए, राइट, अभी हमने पढ़ा एफ इक्वल टू एम ए। ठीक, डिफाइंड फोर्स ना, यूनिट, द यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्या है तुम्हारा, फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज, यूनिट क्या होगा फोर्स का, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू मास का यूनिट इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का पढ़ा है हमने, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम एम के एस सिस्टम में, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूटन, है ना, द नेम ऑफ साइंटिस्ट, द यूनिट ऑफ फोर्स इज आल्सो न्यूटन, है ना, ये सब इसके यूनिट हैं। ओके, ये पूरा ठीक, इनको नोट कर लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 1 न्यूटन इक्वल टू, ठीक है ना, इसका मतलब 1 न्यूटन को हम ये भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मास, 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 किलोग्राम मास इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स डिफाइन 1 न्यूटन, यानी अगर कोई कहे कि 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन करो तो क्या करोगे, 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए
हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। मीन्स 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। दिस इज द डेफिनेशन। ओके, सो 1 न्यूटन का ये डेफिनेशन होगा कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आएगा इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कुछ छोटे छोटे इसके सवाल देखना, यहीं कहीं हम तुम इसके छोटे एप्लीकेशन करना बताएं, इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, देखना जरा, ये सब नोट करते चले जाओ। बहुत सरल और बहुत आसान चीज़ें हैं और ये सब पेपर में खूब मिलेंगी तुमको, है ना। एग्जामिनेशन ही जरूरी नहीं, सीखना भी है ये सब, ये सीखना है तुम्हें सब। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सब बहुत काम आती हैं और बेसिक क्लियर होगा तो सब चीज़ क्लियर होगी। देखो अब हम इसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करें। F इक्वल टू एम ए। ठीक है, अगर 2 बॉडीज़ हैं, 2 बॉडीज़ के मास इक्वल मास है। ओके, अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, इक्वल मास। ठीक, मास इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या है, फोर्सेज अलग अलग लग रहे हैं। एक बॉडी पर 2 बॉडीज़ है ना, हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, एक ए और एक बी। उनकी मास कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, A1, इसमें एक्सेलरेशन ले लेते हैं हम A2। इसमें अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा। और इसमें एक्सेलरेशन अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वो कहता है कि फोर्सेस का रेशियो निकालो F1 अपॉन F2। बोलो निकाल लोगे F1 अपॉन F2, यानी क्या होगा, पहली बॉडी के लिए F1 इक्वल टू M इंटू A1 और सेकेंड बॉडी के लिए क्या होगा, M इंटू A2। बोथ मासेज आर इक्वल, M से M क्या करेंगे, कैंसिल। देन F1 अपॉन F2 इक्वल टू क्या होगा, A1 अपॉन A2। इस तरीके से हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 10:20, यानी क्या आ जाएगा, 1:2। दिस इज योर रेशियो ऑफ फोर्स। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा सवाल आएगा, एक इसको नोट कर लो, ये सब इसके है ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके सब एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस है। देखो दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, दूसरा पॉइंट अब था इसको। ठीक, सेकंड पॉइंट है A इक्वल टू F इक्वल टू एम ए। तो A इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन एम, राइट। अगर हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अगर हम इफ फोर्स इज इक्वल, 2 बॉडीज हों और डिफरेंट मासेस हों, उनके मासेस आर डिफरेंट और फोर्स कैसे हों, इक्वल। फोर्स अगर इक्वल हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, 1 अपॉन एम, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो, जब भी ऐसी पोजीशन ऐसा रिलेशन आए, ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना। इसको अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों, एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा वो घटाओगे, ये घटाते तो ये भी घटेगा। लेकिन रेसिप्रोकल में अपॉन की क्वांटिटी को जब हम बढ़ाते हैं तो ये वाली क्वांटिटी घटेगी। ठीक है, यानी A प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। अब हमारे पास 2 बॉडीज़ अगर हों, ठीक है, और हमने दोनों पर इक्वल फोर्स अप्लाई कराया और 2 बॉडीज़ में एक का मास M1 है, दूसरे का मास कितना है, M2। ठीक, और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस A1 ले लें, इसमें क्या ले लें, A2। ठीक, और वो कह देता है कि A बॉडी का मास M1 इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बॉडी B M2। एक कोई कार हो और ये कोई ट्रक हो, तो किसका मास ज़्यादा होगा, ट्रक का मास कार के मास से ज़्यादा होगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं TRUC के, ये ट्रक है और ये क्या है तुम्हारा, कार। द मास ऑफ द ट्रक इज मोर देन द मास ऑफ द कार and equal force is applied on truck and car, then acceleration किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हमको निकालना है। देखो जरा, A बराबर F अपॉन एम, ऐसे भी कर सकते हैं। देन F सेम है दोनों पर, अगर F सेम है तो क्या होगा, A प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। ठीक है, इसका मतलब है, इसको ऐसे भी करते हैं, बता दें इसको, मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल टू, रेसिप्रोकल में है, 1 अपॉन M1 अपॉन 1 अपॉन M2, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। या फिर यहीं पर देख लो इसका,
जिसका मास ज़्यादा होगा इसका एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, देखो अपने यहाँ पर रेसिप्रोकल आ रहा रिलेशन या नहीं। ठीक, यानी अगर यहाँ पर m1 इज ग्रेटर देन m2 तो इसका मतलब है कि m1 इज ग्रेटर देन, तो a1 क्या होगा, कम। इसका मतलब कि a1 इज लेस देन a2, रेसिप्रोकल है। ठीक है, किस में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ट्रक या कार? कार में एक्सेलरेशन ट्रक से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन भी हमारे, और वरना पूरा फार्मूला लगा के चलते चले जाओगे तो एफ से एफ कैंसिल होगा, अपने आप ये रिलेशन बनेगा, और जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज़ योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये तुम्हारी किताब में एक एग्जाम्पल भी है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है तुम्हारे कोर्स में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हमें पढ़ना होगा, इम्पल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले इम्पल्स के बारे में हम जाने। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पल्स, IMPULS। ठीक है, इम्पल्स देख, देखो इम्पल्स क्या होता है। ठीक है, हम लोग इम्पल्स के बारे में डिस्कस करें। हम लोग सभी लोग देखते हैं ना, क्रिकेट में बॉल आती है तो बॉल से जब बैट से जब बॉल पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई बॉल अगर जैसे इस तरह फेंके। ठीक है, ये कोई बॉल है तो ये बहुत हाई वेलोसिटी से यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। ये उस पर क्या है, रिबाउंड करके रिबाउंड कर दिया किसी भी एंगल पर, या तो ऐसे या फिर इस दिशा में, किसी भी दिशा में उसको फोर्स अप्लाई करा करके कम बैक कर देता है। ठीक है, इसका मास m होता है ना। ये बैट जो है या कोई भी सरफेस है, इस बॉल पर बहुत इंस्टेंट टाइम के लिए, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कांटेक्ट होगा या नहीं, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं करेगा, बैक, है ना। तो जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे क्रिकेट में जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट जब स्ट्राइक करता है बॉल को, तो दोनों का कांटेक्ट टाइम फोर्स अप्लाई करने का बैट द्वारा, बाय बैट फोर्स एक्टिंग ऑन द is applying on the ball is very small time and force is very large। तो जब फोर्स F is very large, जब बहुत बड़ा फोर्स है ना, very large फोर्स है ना, for very small time interval है ना, small time, कैसे टाइम के लिए, बहुत स्मॉल टाइम है ना, इंटरवल ले लो, बल्कि उसमें जो भी ड्यूरेशन हो, वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए अप्लाइड किया जाता है टी के लिए, इसको टी ले लेते हैं, फोर्स को एफ ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वही कहलाता है इम्पल्स। यानी यहाँ पर हम इसको फोर्स नहीं कहेंगे अब, दैट इज कॉल्ड, एक्चुअली एक प्रकार का फोर्स ही है, बट हेयर दैट इज कॉल्ड इम्पल्स आई, एंड दिस इम्पल्स इक्वल टू फोर्स, लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। आ गया समझ में, जब बहुत बड़ा फोर्स एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए हमें अप्लाई करते हैं, यानी इम्पल्स I इक्वल टू बिकम्स योर F इंटू टी। ठीक, फोर्स इज डिनोटेड बाय F एंड टाइम इंटरवल इज डिनोटेड बाय हेयर फॉर टाइम T, सो I इक्वल टू F इंटू टी, नोट डाउन, है ना। सो व्हाट इज इम्पल्स? यस, इम्पल्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल फॉर विच टाइम ड्यूरेशन, है ना, फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, चाहे इंटरवल ले लें चाहे ड्यूरेशन ले लें। ठीक है, सो I इक्वल टू F इंटू टी। यूनिट क्या होगा इम्पल्स का? हाँ, यूनिट ऑफ इम्पल्स इज यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम, और फोर्स का यूनिट अभी हमने पढ़ा है, दैट इज न्यूटन, इंटू टाइम का यूनिट सेकेंड। द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन इंटू सेकेंड। राइट, इसको नोट कर लो। इम्पल्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा। दिस इज आल्सो योर वेक्टर। ओके, ये भी कैसी क्वांटिटी है, सभी चीज़ें नोट करते चलें। वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर के फॉर्म में I इक्वल टू, इसके ऊपर अगर हम ऐसे वेक्टर चढ़ाएंगे तो F इंटू टाइम टी, दिस इज योर इन वेक्टर नोटेशन। ठीक है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट, ये सब चीज़ों को नोट कर। दिस इज योर इम्पल्स, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है कि बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई कराया, जरा बताओ यहाँ पर, तो क्या बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? बॉडी पहले किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रही होगी, टकराने के बाद बॉडी की वेलोसिटी कुछ और होगी, और जब टकराने के बाद वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड वेलोसिटी अलग होगी, तो उस पर फोर्स अप्लाई कराया नहीं ये सरफेस ने,
कांटेक्ट से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इम्पल्स का जब वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो कहीं ना कहीं इस इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम से संबंध है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, दोनों में देखें रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, सब न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस है ये, और इसी के बाद फिर निकल आएगा भी तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पल्स डैश मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, हाँ सी, हाँ लेट अस, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होती है। देखो न्यूटन सेकंड लॉ, अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू टाइम, बोलो राइट, एंड दिस फोर्स इनटू टाइम बिकम्स इम्पल्स एंड दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम, इस चेंज इन मोमेंटम से ही हम बॉडी पर अप्लाइड क्या निकाल लेते हैं, इम्पल्स, राइट, बिकॉज दिस इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज योर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर हम बॉडी का मोमेंटम का चेंज फाइंड आउट कर लें तो उस पर लगने वाले इम्पल्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। कभी कभी बहुत छोटा, इतना स्मॉल ड्यूरेशन, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्ट हमको इम्पल्स फोर्स और टाइम से मेजर करना कठिन वर्क है। लेकिन अब सपोज करो अगर हम बॉडी की वेलोसिटी का चेंज फाइंड आउट कर लें और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम से चेंज फाइंड आउट कर लें, चेंज इन मोमेंटम, देन इट इज इक्वल टू इम्पल्स ही होगा, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं न्यूमेरिकल। यहाँ पर मान करके चलो कि किसी बॉडी का मास तुमको दिया, यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मास दिया हो 10 किलोग्राम, राइट, और उसकी वेलोसिटी u इक्वल टू चेंज हो रही हो, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, है ना, 10 मीटर पर सेकंड से फोर्स अप्लाई करने से v हो जाए उसका 20 मीटर पर सेकंड, राइट, और वो कहे कि निकालो फाइंड आउट इट्स इम्पल्स, ठीक, और इम्पल्स तुमको निकालना हो, देखो जरा बहुत अच्छा सवाल है, इम्पल्स हमको निकालना है, मास दिया है बॉडी का और वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब अगर इम्पल्स के बारे में हम सीधा सीधा सोचेंगे कि फोर्स इनटू टाइम, तो यहाँ टाइम मेंशन नहीं है, तो फिर उस फार्मूले से कि फोर्स इक्वल टू इम्पल्स इनटू टाइम निकालना कठिन वर्क है, ठीक। हम इसका क्या निकालें, इम्पल्स, और इम्पल्स के लिए क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, है ना, यानी इम्पल्स इक्वल टू, वी नो दैट इम्पल्स इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम हम आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं बिकॉज वेलोसिटी चेंज। तो क्या चेंज इन मोमेंटम होगा, मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास 10 और फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 इंटू 10 मीन्स 100, ओके, एंड यूनिट इज न्यूटन इंटू सेकेंड, राइट। सो दिस इज योर, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये है ना, ऊपर लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक, ऊपर लिखते हैं, देखो मतलब इम्पल्स इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है ना, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इम्पल्स आई इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, आई इक्वल टू मास एंड चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, सो आई इक्वल टू m 10 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, है ना, न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, है ना। बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वांटिटी, जो भी अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करते हो उसका यूनिट लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक। सो दिस इज योर इम्पल्स, राइट। आज का ये टॉपिक तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स 1 न्यूटन, ओके। ये आज हम सबको सब पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट टर्न पर हम तुम्हें इस टॉपिक का अगला पोर्शन पढ़ाएंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओके, राइट। थैंक यू।